Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I'm Ashutosh Agarwal and I welcome you all on my YouTube channel. So in the previous video, we have started with chapter number 2 which talks about the concepts in taxation. हमने residential status देखा था, previous year assessment year per definition, assessing की definition, and the main and the most important thing is residential status and उसके हिसाब से taxability कैसी होगी, that is scope of the taxable income. ठीक है जी, residential status ROR NOR इंडिविजुअल के केस में था, फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं, जस्ट उसका स्टार्ट करते हैं। तो आरओआर के केस में, इंडिविजुअल के केस में क्या था, रेजिडेंट कैसे देखेंगे, जस्ट ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन इंडिया। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस के लिए प्रीवियस ईयर के अंदर उसका जो स्टे है 182 डेज से ज्यादा का है, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक कंडीशन। अगर ये सेटिस्फाई होती है तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। लेकिन नॉन रेजिडेंट में भेजने से पहले हम फिर एक कंडीशन और बेसिक कंडीशन जो चेक कर सकते हैं वो है बेसिकली 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर। अगर वो भी सेटिस्फाई हो जाती है देन हम बोल सकते हैं कि आप रेजिडेंट बन जाओगे। तो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई होनी चाहिए, यू विल बी क्वालिफाइड एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाने के लिए अनदर टू कंडीशंस एंड टू एडिशनल कंडीशंस हैं जो दोनों की दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। दैट इज नंबर वन इज your stay in the preceding 7 financial years में your stay should be 730 days or more, and another thing is कि आप resident होने चाहिए in at least 2 financial years out of the 10 preceding financial years। अगर ये दोनों condition satisfy होते हैं then you will be qualified as a ROR, that is resident and ordinarily resident। अगर में से एक भी condition satisfy नहीं होती है then you will be qualified as resident but not ordinarily resident। ROR के केस में global income tax होती है, RNOR के केस में जो भी income received deemed to be received, accrue और deemed to be accrue in India है, या फिर कोई भी ऐसी इनकम जो अराइज हो रही है, अक्रू हो रही है आउटसाइड इंडिया, जस्ट बिकॉज कोई भी उसका जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, देन एनआर के केस में खाली इंडियन इनकम, इंडियन सोर्स इनकम ही टैक्सेबल होती है। दिस इज डन। अब ये जो 60 डेज है विल बी एक्सटेंडेड टू 182 डेज अगर चार कंडीशंस होती हैं, चार केस होंगे तो दिस 60 डेज विल बी एक्सटेंडेड टू 182 डेज। कब कब? नंबर वन इज इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों कंडीशन एक साथ हम जोड़ सकते हैं। पर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि बाहर गया हुआ है और इंडिया आ रहा है जस्ट फॉर विजिट पर्पसेस एंड उसका जो टोटल इनकम है वो 15 लाख से कम है, डज नॉट एक्सीड 15 लाख, 15 लाख या 15 लाख से कम है, देन दी 60 डेज विल बी एक्सटेंडेड टू 182 डेज। या फिर कोई भी पर्सन जो पर्सन इंडियन सिटीजन है वो जा रहा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पसेज या फिर इंडियन मेंबर है जो शिप पे जा रहा है एज अ क्रू मेंबर वर्क किसी भी इंडियन शिप पे, देन उसके बाद ये 120 डेज में भी एक्सटेंड हो जाएंगे 60 डेज, तो 60 डेज विल बी एक्सटेंडेड टू 120 डेज। कब कब? अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर रह रहा है इंडिया में आ रहा है फॉर विजिट पर्पस एंड उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा की है, देन 60 डेज विल बी एक्सटेंडेड टू 120 डेज एंड साथ में 365 120 प्लस 360 वाली कंडीशन लगेगी। लेकिन 120 और 365 वाली अगर सेटिस्फाई होती है तो आप क्या बन जाओगे? RNOR बन जाओगे। लेकिन यहाँ पे 120 डेज से फिर RNOR क्वालिफाई होने के बाद आप सीधा एडिशनल कंडीशन पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तो चेक किया ROR बन रहा है नहीं बन रहा, उससे पहले आपको ये चीज देखनी पड़ेगी अगर उसके स्टे डेज 120 डेज और 182 डेज के बीच में ही है देन यू विल बी क्वालिफाइड एज RNOR ओनली, यू विल नेवर बी क्वालिफाइड एज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। लेकिन अगर 182 डेज से ऊपर गया तो फिर हम एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे एंड देन यू माइट बी क्वालिफाइड एज ROR। एम आई डन। उसके बाद हम आगे बात करते हैं डीम्ड रेजिडेंट की। डीम्ड रेजिडेंट ये था कि कोई भी बंदा इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर गया है और उसकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा की है और इंडिया में वो नॉन रेजिडेंट क्वालिफायर है, वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, प्लस साथ के साथ वो किसी भी और नेशन का किसी भी कंट्री का नॉन रेजिडेंट है ही नहीं, ना ही वो किसी भी उस पर टैक्स इनकम पे टैक्स पे कर रहा है, रेजिडेंट नहीं बनना तो टैक्स पे नहीं कर रहा, तो हम उसको डीम रेजिडेंट मान लेंगे और उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में कितना है उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने देखा था, असेसी देखा था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रेजिडेंशियल स्टेटस बताया था, उसके बाद उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कि प्रीवियस ईयर में जिस साल आप जा रहे हो वहाँ पे 60 डेज एक्सटेंडेड होते हैं 182 डेज में, फिर जिस साल आप इंडिया में आ रहे हो 15 लाख से अगर ज्यादा की इनकम है तो 120 डेज हो जाएंगे, और अगर 15 लाख या 15 लाख से कम की है तो 182 डेज ही रहेंगे। लेकिन जिस साल आप रिपैट्रिएट करते हो वहाँ पे 60 प्लस 365 कंडीशन ही वैलिडेट रहेगी, या फिर बेसिक कंडीशन जो उससे पहले वाली थी 182 डेज प्रीसीडिंग ईयर में, सॉरी प्रीसीडिंग बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर में, तो भी कंडीशन, तो वहाँ पे 60 प्लस 365 वहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन में कोई लोचा नहीं हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद हमने आगे देखा था डीम रेजिडेंट देख लिया, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट देख लिया, डीम रेजिडेंट एवरीथिंग वी हैव कंसीडर। एचयूएफ के केस में ये होता है कि कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी कंट्रोल और बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कंट्रोल इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे आर बनाने के लिए एडिशनल कंडीशन आप कर्ता की चेक कर लोगे। जो डोमेस्टिक कंपनी होती है इंडियन कंपनी विल ऑलवेज बी क्वालिफाइड एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन कंपनी में होता है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम चेक करेंगे। उसके बाद हमने एक टेबल डिस्कस की थी स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम में कि आरओआर के केस में तो सारी सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएंगे, आरएनओआर के केस में खाली दो इनकम टैक्स होगी, और कोई भी इनकम जो उसकी ओवरसीज इनकम है वो आरएनओआर के केस में टैक्स नहीं होगी, और एनआर के केस में खाली इंडिया सोर्स्ड इनकम ही टैक्सेबल होगी। एंड दैट वाज ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो।
ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से सुनी है और अच्छे से रीडिंग की है, तो अभी जो हमने 4 मिनट्स के अंदर जो फटाफट 4 एंड हाफ मिनट्स के अंदर जो हमने रिवीजन किया है, वो आपको फटाफट आ गया होगा और मेरे बोलने से पहले आप खुद भी फटाफट ये सारी चीज़ें बोल रहे होंगे, दिमाग में रिकॉल कर पा रहे होंगे। अगर इतनी फास्ट स्पीड में आप रिकॉल कर पा रहे हो, देन मान के चलना कि आपने अच्छे से रीडिंग की एंड कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। लेकिन अगर अभी कोई भी ऐसा, मैं बोलता हूँ बार-बार कि अगर कोई भी ऐसा डाउट है कि जो क्लैरिफाई होना पेंडिंग है या कोई भी ऐसा डाउट या कंडीशन है जो आपको क्लैरिफाई नहीं हुई ढंग से, सो यू हैव फुल राइट टू आस्क मी। ठीक है जी, आप सिंपल कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालो एंड वी विल बी आंसरिंग ऑल दोस। ठीक है। तो चलिए, अब विदाउट एनी फर्दर डिले हमने समराइज कर लिया लास्ट वाले वीडियो को। अब हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, जो हम आज अपना स्टार्ट करने वाले हैं, विच टॉक्स अबाउट द हेड्स ऑफ द इनकम। हेड्स ऑफ द इनकम में सबसे पहले हम यही बोलते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर जो इनकम है वो आपकी वो किस में कंप्यूट की जाती है, 5 हेड्स ऑफ इनकम में होती है। सबसे बेसिकली 5 हेड्स होते हैं। नंबर 1 इज द सैलरी इनकम, देन वी गो फॉर द कैपिटल गेन, पीजीबीपी, उसके बाद आईएफओएस एंड द हाउस प्रॉपर्टी। सो सैलरी की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो गई, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड द अदर सोर्सेज। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सैलरी इनकम, तो सैलरी इनकम क्या होती है? बेसिकली सैलरी आपकी 17(1) के अंदर डिफाइन की गई है, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि कोई भी आपके वेजेस हो गए, एन्युटी हो गई, पेंशन हो गई, ग्रेचुइटी, कोई भी फीस, कोई भी कमीशन, कुछ भी मिल रहा है आपको सैलरी के बदले में, सैलरी एडवांस पेमेंट मिल रही है, लीव एनकैशमेंट, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो पीएफ में कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ 7.5%, सॉरी 12%, सबकी सब चीजें एटीसीसीडी के बिहाफ पे आपके हिसाब से, अग्निवीर के हिसाब से कौन कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कर रहा है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी के बीच में जो इधर से लेन-देन हो रहा है, ये अपना क्या कर रहा है? ये तो अपनी सर्विसेज़ दे रहा है इसको। ये क्या दे रहा है इसको? ये सर्विसेज़ दे रहा है। और ये इसके बदले में कुछ भी कंसिडरेशन देगा, काइंड में देगा, ये सारा का सारा आपका क्या माना जाएगा? दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द सैलरी। ये सारा का सारा आपका सैलरी का ही पार्ट है। ठीक है। इट इज पर्टिनेंट दैट एनी बेनिफिट चाहे वो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है जी। तो कोई भी बेनिफिट चाहे वो मॉनेटरी में है चाहे वो अदरवाइज है, अगर वो एम्प्लॉय को मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जस्ट बिकॉज द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, देन वो कहाँ टैक्सेबल होने वाला है भैया? वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होने वाला है। वो एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 के हिसाब से या रूल के हिसाब से, अलग-अलग रूल्स के हिसाब से वो एग्जम्प्ट है, या उसकी कोई वैल्यूएशन रूल्स अलग से, तो वो अलग से देखे जाएँगे। बट अदर देन उसके उस चीज़ को छोड़ते हुए अगर आपको एम्प्लॉय-एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से आपको एम्प्लॉयर के सामने से कुछ भी मिलता है, चाहे वो मॉनेटरी कंसिडरेशन में है, चाहे वो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन में है, इट डज़न्ट मैटर, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, सैलरी ओनली। एम आई डन? Then moving further, कोई भी इनकम अंडर द हेड सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, व्हिचएवर इज अर्ली, यानी जो पहले हो जाए भैया वो कर लो। तो टैक्सेबल कैसे होगी? ड्यू बेसिस पे या फिर रिसीट बेसिस पे, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो अगर आपको एडवांस सैलरी मिल गई तो भी टैक्स कर देंगे। अगर आपको सैलरी नहीं मिली, नेक्स्ट ईयर मिलने वाली है, मार्च की सैलरी अप्रैल में मिलेगी, जस्ट ड्यू टू सम डिले 31 मार्च को नहीं आई, तो भी हम मार्च की सैलरी को आपके टैक्सेबल मानेंगे। तो ये चाहे रिसीट बेसिस पे हो चाहे ड्यू बेसिस पे हो, व्हिचएवर इज अर्लियर के हिसाब से हम आपकी सैलरी इनकम को टैक्सेबल करते हैं। सो सैलरी जो ड्यू है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जब तक नहीं मिली है, इफ इट्स नॉट पेड इन द ईयर, वो भी हम टैक्स में कर देंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं टैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू द ईसॉप्स, इज एन एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल। ये हम आगे अभी ईसॉप की टैक्सेबिलिटी कैसी होती है, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ईसॉप की टैक्सेबिलिटी होती है वो आपको ग्रांटिंग की डेट पे नहीं होती। जिस दिन आपको एक ऑप्शन दिया गया, जिस दिन आपको ग्रांट किया गया ईसॉप, उस दिन पे उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं होती है। हमने सिंपल अभी क्या बोला, सैलरी कैसे टैक्सेबल होगी? ड्यू बेसिस पे, रिसीट बेसिस पे, व्हिचएवर इज अर्लियर। ओके। अब जब मैं ईसॉप की बात करता हूँ तो ईसॉप के अंदर नाउ आई कैन से ईसॉप के अंदर कि जो भी आपको मैंने इक्विटी शेयर्स, मतलब ईसॉप क्या होता है बेसिकली, मैंने मेहनत करी जस्ट टू रिटेन द वेरी गुड एम्प्लॉय, मैंने कंपनी के अंदर बहुत एफर्ट्स लिए, मैंने कंपनी की ग्रोथ में इम्पैक्ट किया, अच्छा खासा अपना कंट्रीब्यूशन किया है। कंपनी एज एन मेरे को अच्छा रिसोर्स, मेरे को एज एन गुड रिसोर्स मेरे को रिटेन करना चाहते हैं ताकि मैं किसी कॉम्पिटिटर के पास ना जाऊं। सो जस्ट टू रिटेन दैट मेरे को ईसॉप्स दिए जाएंगे। ओके, दैट्स फाइन, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मेरे को इक्विटी का पार्ट बनाया जाएगा। मेरे जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के विजन से थोड़ी डायरेक्ट किए जाएंगे, ताकि मैं एज अ पार्ट ऑफ द कंपनी अपना को एज एन एम्प्लॉय ना मान के एज अ शेयर होल्डर, एज अ स्टेक होल्डर मानू कंपनी का, एंड आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग मच मोर। ओके। तो ईसॉप का बेसिकली ये फंडा होता है। अब आपको इक्विटी शेयर का ऑप्शन दिया, आज दे दिया मैंने, आज ही दिया मैंने आपको। मैंने बोला कि आप इस ईयर से आपको एक मैं इस स्टॉक का ऑप्शन देता हूँ। और अभी मैंने ऊपर बोला है कि जो सैलरी है वो टैक्सेबल है कैसे? ड्यू बेसिस पे, रिसीट बेसिस पे। मैंने कहा तो ड्यू हो गया, अभी तो ड्यू हो गया, अब कैसे करोगे? इस ऑफ आज ड्यू हो गया, अब आप ऑप्शन वेस्ट कर सकते हो। आपकी जो वेस्टिंग पीरियड है 3 इयर्स का, लेट्स सपोज वेस्टिंग पीरियड है, आज मैंने आपको दिया, ग्रांट डेट हो गया। वेस्टिंग पीरियड आपका 3 साल का है, तो क्या मैं आज ही टैक्स कर दूं? नो।
नो नो नो, वेस्टिंग कंडीशन इन वेस्टिंग पीरियड आपका कंप्लीट होना चाहिए, उससे पहले आप छोड़ के चले गए तो आपके ESOPs गए, सिंपल। तो यहाँ पे इन्होंने बस ये बोला कि जो सैलरी वैसे तो टैक्सेबल है सैलरी रिसीट बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे, बट इसके एक्सेप्शन है कि भैया जो टैक्सेशन होगी ESOPs की वो थोड़ी सी हटके है, ग्रांड डेट पे टैक्सेशन नहीं आती है, वेस्टिंग जब होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तब उसका टैक्स ट्रिगर होता है, तब कहाँ पे, तब कब ट्रिगर होता है, बेसिकली जब एक्सरसाइज करते हो अपने ऑप्शन को, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज इन योर हैंड। तो जब उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे तब टैक्सेबिलिटी सैलरी हेड में आएगी, एंड जब उसको सेल आउट करोगे तब उसकी टैक्सेबिलिटी कहाँ पे आएगी, तब उसकी टैक्सेबिलिटी कहाँ पे आएगी, कैपिटल गेन में आएगी। सो दिस इज समथिंग यूनिक जो कि हम आगे फॉर अभी पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं इसको, बट आई जस्ट गिव इन ओवरव्यू कि यहाँ पे हम क्या बोलना चाहते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंप्यूटेशन होगी कैसे भैया जी, सैलरी इनकम की टैक्सेबल, जो सैलरी इनकम आप निकालोगे उसकी टैक्सेबिलिटी निकालोगे कैसे? तो भैया हमने सिंपल बोला कि जो बेस सैलरी है वो तो आप कर दो जी ऐड, उसके बाद जो अलाउंसेस हैं आपके, जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, जितनी टैक्सेबल अमाउंट है, मैंने बोला ना कि वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स होते हैं, तो जितने भी अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं, जितने भी परक्विजिट्स आपको मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार आपको मिले विद ड्राइवर शॉफर एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो 3300 पर मंथ, दैट इज 2700 फॉर द कार, एंड अगर शॉफर के साथ मिला तो 900 पर मंथ के हिसाब से 3300 पर मंथ आपके हैंड में टैक्सेबल होगा, चाहे वो आप कंपनी आपके ऊपर कितना भी टैक्स क्यों ना बियर कर रही हो, या कितना भी सॉरी एक्सपेंस कितना बियर कर रही हो, डजंट मैटर, बट आपके हैंड्स में एक वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हैं जो बताए गए हैं। तो जो भी अलाउंसेस हैं, जो भी परक्विजिट्स हैं, जो एज पर द टैक्सेबल अमाउंट जितनी होनी चाहिए, एज पर द वैल्यूएशन प्रिंसिपल जो होनी चाहिए, वो कंप्यूट करके आप यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉफिट मिला है, सैलरी के बदले में आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया, प्रॉफिट्स का कोई हिस्सा दे दिया, तो भैया वो एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से ही आपको मिल रहा है, कोई अलग से आपको कोई पार्ट तो हो नहीं कंपनी का, तो वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स अगर कुछ ऐसे हैं जो टैक्सेबल होंगे, अगर टैक्सेबल होंगे तो वो आपके ऐड हो जाएंगे, प्लस कोई भी पेंशन कंट्रीब्यूशन जो आपको होगा वो सारा टैक्स हो जाएगा। लेकिन डिडक्शन किसकी मिलेगी, एंटरटेनमेंट अलाउंस की, प्रोफेशनल जो भी एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, उसकी डिडक्शन आप लोगे, प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ INR 50,000 की जो भी है वो भी आप डिडक्शन यहाँ पे लोगे। तो दैट्स हाउ यू विल बी कंप्यूटिंग द इनकम अंडर दैट सैलरी। नाउ वन मोर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की हर बंदे को मिलती है, सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है स्ट्रेट अवे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, कोई ऐसे लिमिट नहीं है, स्टेट अवे पेंशन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 की। एंड ये पहले खाली ओल्ड रिजीम में एप्लीकेबल थी, अगर आप न्यू रिजीम लेते हैं दैट इज एज पर सेक्शन 115 BAC, जो न्यू रिजीम आपकी थी, जो आपकी न्यू रिजीम आती थी एज पर सेक्शन 115 BAC, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती थी, बट अब यस यू कैन क्लेम स्टैंडर्ड डिडक्शन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर द न्यू रिजीम एज वेल। Now, moving forward, when we talk about the house property, so this was all about the overview of the salary income. तो employee-employee relationship से अगर आपको non monetary consideration या monetary consideration कुछ भी मिल रहा है, so that will be taxable under that salary only. और उसके valuation rules हैं, principles हैं, और वो उसके हिसाब से हम compute करेंगे value of the perquisite value of the allowances, which is डिफरेंट थिंग जो अभी एक्चुअली यहाँ पे भी हम वर्क नहीं करने वाले हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट कि अगर हम जो सैलरी है वो टैक्सेबल होती है ऑन द रिसीट बेसिस और ऑन द ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर, बट देयर इज एन एक्सेप्शन विच इज एन ESOP। ESOP की जो टैक्सेबिलिटी होगी वो थोड़ी सी हटकी होगी क्योंकि वहाँ पे वेस्टिंग पीरियड आती है, एंड आप बीच में अगर आप लीव करते हैं एम्प्लॉयमेंट तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर को दिक्कत होगी और आपको भी दिक्कत होगी दैट यू हैव ऑलरेडी पेड द टैक्सेस ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम, बट वो आपने ऑप्शन वेस्ट ही नहीं किया, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसकी जो हम टैक्सेबिलिटी है वो थोड़ी सी हटके करेंगे, उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। नाउ this was all about the salary income. Now we are moving towards the house property income कि भैया रेंटल इनकम कैसे लोगे, और और अगर आपने हाउसिंग लोन ले लिया, अगर आपने क्या ले लिया, हाउसिंग लोन ले लिया, तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे करने वाले हैं। हाउसिंग लोन ले लिया, उसकी डिडक्शन लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिखाएंगे, एवरीथिंग। तो भैया जो भी टैक्सेबल इनकम है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अराइज होती है कहाँ से, प्रॉपर्टी से। बेसिक है, प्रॉपर्टी से आपकी इनकम अराइज होगी, सिंपल एज दैट। कंसिस्टिंग ऑफ द कंसिस्टिंग इसमें क्या क्या आता है, अगर आपके पास कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी लैंड अपार्टमेंट देयर टू है, और वहां से आपको कोई इनकम हुई, तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बिल्डिंग, इट ऑलवेज, अगर कोई बिल्डिंग है, लेट्स सपोज कोई देयर इज अ प्लॉट, यहाँ पे प्लॉट है, इस जगह पे बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, बाकी ये खाली, आपने ये भी तो रेंट पे चढ़ा सकते हो। तो अगर इस जगह से भी कोई भी आपको इनकम हो रही है और इस प्रॉपर्टी से भी इनकम हो रही है, तो सारी की सारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ही टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे टैक्सेबल होगी, ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगी। उसके बाद जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो तीन जगह से जा सकती है, तीन तरीके से आप इनसे दिखाएंगे। एक होती है लेट आउट प्रॉपर्टी, एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एक होती है डीम टू बी द लेट आउट प्रॉपर्टी। यानी कि आप या तो लेट आउट कर दो प्रॉपर्टी, यानी आपने ऑलरेडी रेंटिंग पे चढ़ा रखी है प्रॉपर्टी को, तो दैट इज विल बी कंसिडर्ड एज अ लेट आउट प्रॉपर्टी। आपने रेंट पे चढ़ा दी प्रॉपर्टी, आप वहां से रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो, आपको टैक्स को ऑफर करनी पड़ेगी, टैक्सेशन के लिए ऑफर करनी पड़ेगी, वो होती है लेट आउट प्रॉपर्टी। चाहे वो आपके पास एक ही प्रॉपर्टी क्यों ना हो, आपके पास एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी जिसमें आप खुद रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड बोले तो जिसमें आप खुद रह रहे हो अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ, अपने परिवार
के साथ, अपने फैमिली के साथ, जिसके साथ भी रह रहे हो, तो वहाँ पे आप रह रहे हो। वहाँ पे रहने के साथ-साथ आप क्या कर रहे हो, अपने फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे आप खुद रह रहे हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर आपने बनाए और वहाँ पे उनको फ्लोर कर दिया, फ्लोराइज। तो वो हम ये नहीं बोल सकते कि खाली एक ही प्रॉपर्टी अलाउ है। एक ही प्रॉपर्टी में से आपको कोई भी रेंटल इनकम हो रही है, तो वो जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, वो लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी और आपको टैक्सेशन के लिए उस इनकम को ऑफर करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी पूरा का पूरा घर मेरा है, पूरा का पूरा घर आपका, आप रह रहे हो, कोई आपने टेनेंट नहीं चढ़ाया हुआ, सो दैट इज फाइन, दैट इज परफेक्टली फाइन। आपको कुछ नहीं शो करना, आप रहो घर में आराम से। एंड द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो। ठीक है। आप इतने पागल नहीं हो कि 4 प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी आप लेके बैठोगे और चारों की चारों 10 प्रॉपर्टी में बोलोगे नहीं मैं तो यहाँ रहता ही हूँ, मैंने कुछ नहीं चढ़ा रखी टेनेंट पे। इफ यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग अ कैपिटल, अपने आप कैपिटल वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू विल बी सीकिंग सम ऑफ द रिटर्न्स, राइट। आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आप यू विल बी सीकिंग सम ऑफ द रिटर्न आउट ऑफ इट, राइट। तो वहां पे हम ये बोलते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि आप 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो, विच इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर 2 प्रॉपर्टी से ज्यादा कोई प्रॉपर्टी निकली, अगर 2 प्रॉपर्टी से कोई ज्यादा प्रॉपर्टी निकली और आप बोल रहे हो कि मैंने लेट आउट नहीं कर रखी, तो सरकार बोलती है कि एरा समझाए क्या, नहीं हो सकता ऐसा। तो हम बोलेंगे कि आपकी 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही मानी जाएंगी। उसके अलावा जो तीसरी प्रॉपर्टी है जो आप अपने आप से बता दो, हम उसको डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे और उसको आपको टैक्सेशन के लिए डीम्ड इनकम आपको अपनी बतानी पड़ेगी सरकार। फंडा क्लियर। तो लेटर प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, बट डीम लेटर प्रॉपर्टी कब होगी, अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टी है, आपको तीसरी प्रॉपर्टी जो आपके डिस्क्रिप्शन पे होगी, आप बताओ सरकार को और हम उसके हिसाब से अपने रूल्स के हिसाब से उसकी रेंटल वैल्यू निकालेंगे और आपको वो उतनी रेंटल वैल्यू ऑफर करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? कि जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो रेंटल इनकम फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। तो जो भी इनकम है वो टैक्सेबल होगी अंडर दिस हेड, अगर कोई भी आपको प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है जिसके अंदर वहाँ पे बिल्डिंग भी है या फिर आपको लैंड जो उसके आसपास की लैंड है वहां से भी कोई इनकम हो रही है, तो सारी की सारी कहाँ पे आएगी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ही आएगी। ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कोई भी इनकम आपने डिराइव करी फॉर वैकेंट लैंड से, देन सच इनकम शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी में does not consist of any building. Such rental income will be taxable under the head profit and gain from the business or profession या फिर other sources है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सो प्रॉपर्टी में क्या होता है कि खाली हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी मतलब आपकी क्या होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग या फिर लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। तो यानी लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू मतलब आपकी बिल्डिंग के आसपास की जमीन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खाली जमीन से इनकम हो रही है, खाली जमीन से आपको हाउसिंग प्रॉपर्टी से कैसे होगी, प्रॉपर्टी तो है नहीं वहाँ पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या बोला मैंने अभी आपको, वैकेंट लैंड से ये वैकेंट लैंड है, ठीक है, जमीन बंजर बंजर जमीन है, जो भी है ये जमीन है अपनी, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी आपने बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये खाली खाली जमीन है। अब बोलो लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, तो लैंड अपॉर्टेनेंट तो है ही नहीं ना भाई, बिल्डिंग तो है ही नहीं, बिल्डिंग के आसपास की लैंड को हम बोलते हैं लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू। यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे खाली जमीन है, तो अगर आपको यहाँ से कोई इनकम होगी, यहाँ से कोई इनकम होगी, तो यहाँ पे किस हेड में जाएगी वो इनकम, फ्रॉम द हेड अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन जाएगी, अदर सोर्सेज में जाएगी। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्डिंग है और आपको बिल्डिंग से इनकम नहीं हो रही लेकिन आसपास की जमीन से हो रही है, तो भी हम बोल देंगे कि हाँ हाउस प्रॉपर्टी में जा सकती है, बट वहाँ पे बिल्डिंग होना जरूरी है, तभी हम एक टर्म निकल के आएगी लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू, अदरवाइज वो बिल्डिंग ही नहीं है तो वो टर्म ही नहीं होगी। एम आई डन? नाउ moving forward, so this is called, the land is called a land appurtenant to building if it is an indivisible part and parcel of the building for its use and enjoyment by the occupiers, and it's not put to any other use and is not yielding any income under this head. So generally playgrounds हो गए, आपके पार्किंग लॉट्स हो गए, गैरेजेस हो गए, बैकयार्ड्स हो गए, गार्डन्स हो गए, are treated as a land appurtenant to the building। ऐसा नहीं कि भैया आपने क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे 1.5 लोग भी है ना कुछ, वो अपना अलग दिमाग चलाएंगे। ये आपने एक प्रॉपर्टी ली, ठीक है, आपने अपनी एक प्रॉपर्टी ली, आपने एक प्लॉट परचेज किया, ये मिस्टर राम है, मिस्टर बोगैम्बो बोलते हैं, चालू आदमी है, विलन आदमी है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बिल्डिंग बना दी पूरे प्लॉट में, पार्टीशन किया थोड़ा सा, और यहाँ पे क्या किया, शॉप्स बना दिए, और शॉप से भी रेंटल इनकम आ रही है, ठीक है। ये अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड रख लिया चाहे, इसमें से कुछ अगर आपने एक दो दिखाना है तो लेट आउट दिखा दिया। ये आप हाउस प्रॉपर्टी में दिखा सकते हो, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, विच इज ओके। बट ये क्या किया आपने भैया, शॉप रेंटल पे चढ़ा दी,
तो दिस इज रॉन्ग ना, दिस इज रॉन्ग। आपने शॉप रेंट पे चढ़ा दी तो लैंड अपार्टमेंट बोला कि इनडिवाइजेबल पार्ट होना चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि आप पार्टीशन करके अपनी बिजनेस इनकम स्टार्ट कर दी और आप दिखा रहे हो कि हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। समझे दिमाग, आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो आपको बेनिफिट मिलता है इंटरेस्ट का। वो होता है कि इंटरेस्ट हाउसिंग लोन का है, और लेट आउट प्रॉपर्टी में तो कोई वैसे भी लिमिट नहीं होती, आप कितना भी इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। यस, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लिमिट होती है 2 लाख रुपीस की, लेट आउट प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट की लिमिट नहीं होती। आपको जितना मर्जी लोन उठाना उठाओ, जितना इंटरेस्ट पे करो, सबका बेनिफिट ले लो यहाँ पे आके। तो उसने बोला ठीक है बढ़िया। यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज ने अपनी ऑक्यूपाइड रखी, कुछ प्रॉपर्टीज में शॉप और वैसे दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो चालू निकला आदमी, बिल्कुल चालू है। तो हमने बोला कि भैया इनडिवाइजेबल पार्ट होना चाहिए, पार्सल बिल्डिंग का ही होना चाहिए। एंड ये जो ऑक्यूपाइड है एंड द एंजॉयमेंट ऑक्यूपाइड, जो बिल्डिंग के ऑक्यूपायर्स हैं, जो यहाँ पे बिल्डिंग के ऑक्यूपायर्स हैं, इन्हीं के एंजॉयमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यहाँ पे जो बची हुई जमीन है, यहाँ पे आपके प्ले ग्राउंड हो सकते हैं, पार्किंग लॉट्स हो सकते हैं। पार्किंग लॉट्स आपने कुछ पैसे लेना स्टार्ट कर दिया, गैरेजेस हो सकते हैं, बैकयार्ड्स हो सकते हैं, गार्डन हो सकते हैं। यहाँ से कोई जो वैसी इनकम होगी तो वो हम बोलते हैं कि भैया हाउस प्रॉपर्टी में दिखा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निकाल के अपना स्टार्ट करो। एम आई डन? हाँ जी, तो उसके बाद बढ़ते हैं आगे ओनरशिप के लिए। तो ओनरशिप हम बोलते हैं कि जो भी आपको बिल्डिंग से इनकम हो रही है या लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू से हो रही है, वो हमने बोला कि भैया हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। सिंपल एज दैट, एंड ओनली इन द हैंड्स ऑफ द ओनर। ओनर के हाथ में टैक्सेबल होगी, यानी जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसके नाम पे ही टैक्सेबल होगी। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो डिराइव कर रहा है रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड इज नॉट द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, भैया जो आपने इनकम डिराइव की है वो आपकी या तो बिजनेस इनकम में जाएगी या फिर अदर सोर्सेज के अंदर जाएगी, यानी सबलेटिंग की बात हो रही है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि यह सबलेटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपने कभी रेंटल एग्रीमेंट करवाया हो तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि आपने जिसको टेनेंसी पे दी है, आप फॉर एग्जांपल मैं एज अ ओनर हूँ, मैंने आपके अभी एक टेनेंट, आप एज अ टेनेंट आए और मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दी। अब उसके अंदर एक क्लॉज होता है कि मैं जो बोल सकता हूँ कि अब आप इस प्रॉपर्टी को आगे भाड़े पे नहीं दे सकते, या फिर अगर मैं बोल दूँ कि भाड़े पे दे सकते हो, तो आप टेनेंट नंबर 1, आप जिसको दे रहे हो टेनेंट नंबर 2, तो आपसे जो मेरे को इनकम होगी वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग है भाई, मेरी बिल्डिंग है तो मैं हाउस प्रॉपर्टी में दिखाऊंगा। लेकिन अगर आपने वो प्रॉपर्टी आपने किसी और बंदे को सामने दे दी, तो अगर आपको वहां से इनकम हो रही है तो आप यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगी। अगर आपका ये रोज का काम है कि आप टेनेंट आप रेंट पे लेते हो प्रॉपर्टीज और आगे रेंट पे सब लेटिंग का ये काम है आपका, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखा दो। अगर आपने कभी कभार ही करते हो एंड इट्स वन ऑफ द रेयर केसेस है, कैजुअली नहीं, अगर कैजुअल हो गया तो हो गया, अगर आप इस प्रैक्टिस में नहीं हो तो आप अदर सोर्सेज में दिखा दो, बट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। इफ यू आर नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी यू कांट ऑफर दैट पर्टिकुलर इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इज दैट सिंपल एज दैट। एम आई डन? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं जो बिकेम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आपके पास एक लीगल टाइटल होना चाहिए प्रॉपर्टी का, ऑब्वियसली एक लीगल टाइटल तो बनता ही है। एंड ही शुड बी एबल टू एक्सरसाइज द राइट्स ऑफ द ओनर एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर बट इन हिज ओन राइट, यानी आप किसी ओनर के बिहाफ पे राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप खुद ओनर हो, आपके पास ओनरशिप ओनर के राइट्स हैं। प्रॉपर्टी को निकाल किसी से को भी निकाल सकते हो, राइट? आप टेनेंट को बोला कि नहीं जाओ छोड़ के जाओ, एंड इज नॉट होल्डिंग द लीगल ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, अ पर्सन इज कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज चार्जेबल इन हिज हैंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो एनुअल वैल्यू है हाउस प्रॉपर्टी की, वो चार्जेबल टू टैक्स होगी अंडर दिस हेड इफ द ओनर डज नॉट यूटिलाइज द प्रॉपर्टी टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप उस प्रॉपर्टी को पीजीबीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहे हो, रहने के पर्पज से यूज कर रहे हो, तो हम बोल सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम ही लेटिंग आउट का है भैया, आपका काम ही रेंटल देने का है, आपका बिजनेस ही वही है, भाड़े पे जमीन बनाई, जमीन से प्रॉपर्टी, जमीन पे प्रॉपर्टी बनाई और क्या बोलते हैं भाड़े पे देना स्टार्ट करना है। भाड़े पे अगर आप दे ही रहे हो तो ठीक है, आपका काम ही रेंटल का है ना भैया। आप एजेंट हो अपने आप में, तो आप एजेंट हो तो ठीक है, आपका काम है, आप हाउस प्रॉपर्टी में क्यों दिखाओगे, आप पीजीबीपी में जाओ उस चीज को लेके। तो इन्होंने ये बोला कि इन सर्टेन केसेस द रेंटल इनकम अर्न्ड बाय पर्सन इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस इनकम। अब कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? कंप्यूटेशन भी सबकी अलग अलग है। तो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि दैट इज अ लेटर प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अ डीम टू बी लेटर प्रॉपर्टी। तो तीन प्रॉपर्टी हो गई, लेटर प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, डीम टू बी लेटर, डीएलओ, एलओ, एसओ, डीएलओ। एलओ प्रॉपर्टी लेटर प्रॉपर्टी, एसओ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, डीएलओ इज डीम लेट आउट। तो सबसे पहले एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आप देखोगे लेट आउट में आएगी, ऑब्वियस सी बात है, और डीम लेट आउट में आएगी, क्योंकि हमने अपने रूल्स के हिसाब से, अपने जो हमारी जो निर्मला सीतारमन जो देवी जी हैं उनके हिसाब से उन्होंने रूल्स बना रखे हैं, हम उनके हिसाब से आपकी ये डीम रेंटल वैल्यू निकाल के रखेंगे कि भैया ये प्रॉपर्टी से कम इतना अंदाजा रेंट आता। आप छुपा रहे हो वो बात अलग है, वी आर नॉट कंसर्न। दो प्रॉपर्टीज ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी है हम तो मान लेंगे कि इतना रेंट आ रहा होगा। अब आप पागल हो, आप नहीं फैच कर रहे उससे, देन यू आर नॉट यूजिंग योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली, राइट? हम तो मानेंगे, सरकार तो मानेगी ही मानेगी। तो सरकार ने अपनी वैल्यू निकाल ली, और अगर लेट आउट है तो जो वैल्यू आपने रेंट पे ले रखी है, दे रखी है प्रॉपर्टी, वो आप ले लो।
म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आएगा ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, और जो म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने पे किए हैं वो आ जाएंगे। एज एंड व्हेन पेड, ये ड्यू बेसिस पे नहीं होते। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि रिसीट बेसिस पे होते हैं। ठीक है, ये किस पे होता है, रिसीट बेसिस पे होते हैं। एज एंड व्हेन पे जब आप पे करोगे, चाहे 2 साल का आज ही पे करो तो सारी की सारी 2 साल की डिडक्शन आप आज ही ले लोगे। यू विल नॉट बी यूजिंग दैट पर्टिकुलर जो आप डिडक्शन है प्रोपोर्शनेटली यूज नहीं कर सकते। आप जब जब पे करोगे तभी तभी म्युनिसिपल टैक्स की आप बेनिफिट लेते रहो। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, नेट एसेट वैल्यू निकल के आ जाएगी, नेट एसेट वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30%। 30% यानी कि मेंटेनेंस की मिलती है। उसके अंदर 30% के आपको हो सकता है कि मेंटेनेंस आप पेंटिंग करा रहे हो, जो मर्जी करना है यार, आपको 30% आपकी रेंटल में से माफ करते जाएगा। आपने मेंटेनेंस कॉस्ट लगाई है, आपने रिपेयर मेंटेनेंस किया, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो भी खर्चे किए हैं, वाटर बिल दिया है, प्रॉपर्टी टैक्स, सब 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 एक्स्ट्रा डिडक्शन अलग से ना देके एक स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्होंने दे दी, भैया 30% है, माफ किए, इस 30% में से जो करना है कर लो। अब इंटरेस्ट जो है हाउसिंग लोन का वो दोनों में मिलेगा, वो तीनों में मिलेगा इनफैक्ट। वो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का भी, तो अब देखा जाए जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो यही तो करते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय क्या करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय क्या करते हैं, वो एक घर लेंगे, उसमें रहना स्टार्ट कर देंगे और उसमें इंटरेस्ट जो पे करेंगे उसके डिडक्शन लेंगे। आपको रेंटल इनकम तो दिखानी नहीं पड़ रही, आपकी रेंटल इनकम होगी ना, आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, बट आप इंटरेस्ट का बेनिफिट आप यहाँ पे ले रहे हो। ठीक है, इंटरेस्ट का बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इस हाउसिंग लोन का बेनिफिट तीनों को मिलेगा, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो क्या आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी। और उसके बाद अगर आपको एरियर्स ऑफ रेंट मिला है, अगर एरियर्स ऑफ रेंट या अनरियलाइज रेंट आपको इस साल मिला है तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो अगर आपको क्या मिला है, कोई पुराना रेंट मिला है जिस पे लड़ाई चल रही थी, आपने नहीं मिल रहा था, आपको अनरियलाइज रेंट मिला है, तो उसका 70%, 70% इज दैट आफ्टर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। यू आर राइट, आफ्टर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आप वो भी टैक्स कर दोगे, एंड दिस इज द टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और ये क्या होगी, ये ऑलरेडी नेगेटिव ही होगी। अपनी एसओपी तो क्या है, सिंपल एसओपी में तो आप क्या कर रहे हो, एसओपी में तो खाली इंटरेस्ट का बेनिफिट ले रहे हो ना, सो दैट विल ऑलवेज बी इन द नेगेटिव। उसके अलावा आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है वापस से कंप्लीट कर लोगे। तो सिंपल है, रेंटल वैल्यू ले लो, रेंटल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने का, जो बचेगा उसमें 30% माइनस कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से, और आपने कोई इंटरेस्ट नहीं रखा है तो वो भी माइनस कर दो, और उसके बाद आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको कुछ एरियर्स ऑफ रेंट मिलता है या अनरियलाइज रेंट आपको मिलता है तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन उसका खाली 70% ऐड करेंगे, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का अपन माइनस करते हैं। So this is how we have completed our two heads of income, that is income from salary and income from house property. So after this water break, a small break, we'll be starting with PGBP, that is profit and gain from business and profession में कैसे टैक्सेबिलिटी होगी, क्या क्या इनकम की टैक्सेबिलिटी होगी। Okay, so now we are going to start with the profit and gain from business and profession, उसमें इनकम कैसे टैक्सेबल होगी and all. Yes. तो अगर एसएससी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम कैरी ऑन कर रहा है, कोई भी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है या प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है, तो उससे कोई भी इनकम होगी तो अंडर द हेड पीजीबीपी आने वाली है। अब बिजनेस मतलब क्या होता है, बिजनेस मतलब कोई भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, लाइक ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी एडवेंचर कंसर्न कर रहा है, जो इन द नेचर ऑफ बिजनेस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब चीज़ आ जाएंगी। उसके बाद बिजनेस टर्म डज नॉट नेसेसरीली मीन ट्रेड या मैन्युफैक्चरिंग करो, यानी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ट्रेडिंग ही करो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग ही करो। सो बिजनेस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म जिसके अंदर आप सब्सटेंशियल सम रियल सब्सटेंशियल सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज कोर्स ऑफ एक्टिविटी है, जिसके अंदर कुछ पर्पस होगा, जिसमें बेसिकली सिंपल से यार धंधा कर रहे हो, दैट्स इट, एंड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट कमाने का वो है, आप टाइम लगा रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, लेबर आप यूज कर रहे हो जस्ट टू मेक द प्रॉफिट्स, दैट इज कैन बी टर्म्ड एज अ बिजनेस। अब बिजनेस इनकम को कंप्यूट कैसे करेंगे, तो सेक्शन 28 दैट इज द चार्जेबल सेक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी, ये इंक्लूड करता है ऑल लिस्ट ऑफ इनकम को जो कि चार्जेबल होंगी इस हेड के अंदर, एंड देयर आर मल्टीपल एंड मल्टीपल ऑफ सेक्शंस from section 28 to section 44, because 45 is the charging section for capital gain। तो section 28 से लेकर section 44 तक जितने भी sections हैं, these are all the मतलब जो भी है ये sections, they are covering all about the business and profession। तो ठीक है, इनकम टैक्स ऑल्सो अलाउ सर्टेन मीडियम जो एसएमईज होते हैं, मतलब जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, उनको एक बिजनेस प्रोफेशन में एक तरीका और जाता है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑफ रिजीम फॉलो कर सकते हो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले सेक्शन 44 एडी या 44 एडीए, 44 एडी इज फॉर द वंस जो बिजनेस कर रहे हैं, 44 एडीए आर फॉर द वंस जो कि प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट या कुछ भी प्रोफेशनल इनकम आप कर रहे हो, सो दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर दैट 44 एडीए।
आपको सेक्शन ऐसा कॉल नहीं करना है यहाँ पे, बट यस। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जो भी बिजनेस इनकम है वो नॉर्मल प्रोविजन में हम कैसे करेंगे। तो जो भी रिवेन्यू आया है आपका, टोटल रिवेन्यू, इट्स जस्ट लाइक द पी एंड एल अकाउंट ओनली, आई वुड से कि जस्ट लाइक द पी एंड एल अकाउंट। तो जो भी आपका रिवेन्यू रिसीट्स आ रही है वो आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो स्पेसिफिकली कैपिटल रिसीट्स हैं, कुछ होती है कैपिटल रिसीट्स की, अगर आप फॉर एग्जांपल कि आपने डेप्रिसिएबल एसेट्स बेच दिए, या फिर उसके अलावा नॉर्मल आपने स्पेसिफिक बिजनेस से कुछ ट्रांसफर किया, तो कुछ कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं, जो डिफाइन होती है हमारे पास, गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग, तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके अलावा जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने किया है फॉर अर्निंग दिस रिवेन्यू, पर्टिकुलर रिवेन्यू के लिए आपने जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एंड जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जो स्पेसिफिकली ऊपर अलाउ किया गया है, इंक्लूड किया गया, उससे रिलेटेड को एक्सपेंडिचर किया, तो वो अलाउ होगा रिडक्शन के तरीके से। डेप्रिसिएशन जो होगा वो माइनस होएगा। और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होते हैं, दैट इज सेक्शन 43B। ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे पास, 7-8 एक्सपेंडिचर, जो जब आप पे करोगे तभी आपको उसका रिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो कि सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होने में मिलते हैं, तो जो भी है उसके अलावा आप बिजनेस यानी जस्ट लाइक द पीएनएल अकाउंट, जो रेवेन्यू है वो ऐड कर दो, एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, यू विल बी गेटिंग द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। Now, when I talk about the presumptive scheme, when I talk about the presumptive scheme, so presumptive scheme के अंदर क्या होता है कि जो total turnover होता है, gross receipt आपको मिली है, turnover is for the business and gross receipt is for the profession, वो आप ले लो। उसके बाद आपने एक परसेंटेज, जो स्पेसिफाइड परसेंटेज होती है एज पर द सेक्शन 44AD 44ADA, वो आप यहाँ पे उसके हिसाब से परसेंटेज, फॉर एग्जांपल 6% है या 8% है, 8% इज फॉर द एवरीथिंग, एंड 6% अगर आपने जो ट्रांजेक्शन की हुई है वो कैश में की है, वो बैंकिंग मोड्स के थ्रू ही हो रखी है, वो ऑनलाइन हुई है, नॉट इन कैश, तो उसके पास 6%, मिनिमम 6% या उससे ज्यादा आपको ऑफर करना पड़ेगा, 40% वो इनकम मानी जाएगी बेसिकली। एंड नॉर्मली अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर, वो नॉर्मली आपने कोई भी इनकम अर्न की है बट वो कैश में अर्न की है, तो आपको मिनिमम 8% आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज की अगर आपने, आई वुड से कि 1 लाख की आपने कोई भी सेल करी है, जिसमें से 50,000 जो है आपका वो चेक के मोड के थ्रू हुआ है, एंड जो रेस्ट 50K है वो आपका कैश में हुआ है। तो इसका आपको मिनिमम 6% आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरी इनकम है, एंड कैश के केस में आपको मिनिमम 8% बताना पड़ेगा कि ये मेरी इनकम है। और उसके ऊपर देन ऑन दैट पर्टिकुलर, उसके ऊपर आपकी क्या निकल के आएगी, आपको इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी। नाउ, व्हेन आई टॉक अबाउट द स्पेक्युलेटिव इनकम एंड नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम, तो स्पेक्युलेटिव इनकम यानी कि सट्टे वाली इनकम, की आपने जस्ट सट्टा खेल के आप एक तरीके से बैटिंग कर रहे हो, बैटिंग करके आपने जस्ट लक ट्राई करके आपने कोई इनकम अर्न की है, तो वो सारी की सारी हमारी स्पेक्युलेटिव इनकम आ जाएंगी। तो स्पेक्युलेटिव इनकम हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमेशा बोलते हैं कि ये आपकी स्पेक्युलेटिव इनकम है या ये आपकी नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम है। तो एज पर सेक्शन 43(5) क्या बोलता है कि अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किसमें परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, किसका, कमोडिटी का, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एंड शेयर्स, कमोडिटी का परचेज कर रहे हो, वो आपकी स्पेक्युलेटिव मानी जाएगी विच पीरियोडिकली और अल्टीमेटली सेट अदरवाइज देन द एक्चुअल डिलीवरी। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम इसको बोले, तो जो भी आपकी इंट्रा डे है, वो आपकी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मानी जा रही है। इसमें आप डिलीवरी नहीं ले रहे हो, आपका T+2 नहीं हो रहा, आप उसी दिन परचेज करके सेल करके आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, राइट। तो ये एक तरीके से परचेज एंड सेल कर रहे हो किसी भी शेयर्स का, सिक्योरिटीज का, और उसी दिन आपको क्या करना है, आपको अपनी पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ करनी है। सो दैट इंट्रा डे ट्रांजैक्शन विल बी कंसिडर्ड एज स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। हाउएवर, दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो हाउएवर, हाँ जी, तो उसके बाद हम बात करते हैं हाउएवर वेयर अ ट्रांजैक्शन इज एंटर इनटू द सेफगार्ड अगेंस्ट द लॉस। फॉर एग्जांपल हेजिंग ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो कि अपने आप को हेज कर रहे हो कि यस, मैं ये ट्रांजैक्शन जो है, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, जो आपके ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स हैं, ये क्या होते हैं कि आप आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो बट फ्यूचर डेट के लिए कर रहे हो, एंड फ्यूचर डिलीवरी के टाइम पे आपको अपना जो प्राइस होता है प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है। तो अगर आप कोई भी हेजिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कोई भी ट्रांजैक्शन आप डेरिवेटिव में कर रहे हो, तो वो सारी की सारी आपकी जो इंक्लूडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव, वो सारी की सारी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाती हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि इंट्राडे इज जस्ट या, सो इंट्राडे स्पेक्यूलेटिव है। बट अगर हम बात करते हैं आपके डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव जैसे एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन हो गई आपकी, या उसके बाद आप बात करते हैं हेजिंग की, या फिर हम बात करते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स की, तो ये सारी की सारी आपकी स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं है, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं है। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस हो गए, चाहे वो कमोडिटी डेरिवेटिव या नॉर्मल डेरिवेटिव्स हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाली ट्रांजैक्शंस हो, हेजिंग ट्रांजैक्शंस हो, या फिर कमोडिटी डेरिवेटिव, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपकी, दीज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। Make sure this. Now, when the speculative transaction carried on by SSE are in the nature so to contribute a business, the business is considered as speculative business माना जाएगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे की जो इनकम होगी वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम मानी जाएगी। एंड
सो प्रॉफिट जो टैक्स होता है, टैक्स रेट में कोई ऐसा बाइफर्केशन नहीं है कि स्पेकुलेटिव इनकम पे मैं कुछ और तरीके से रेट लगाऊंगा, नॉर्मल बिजनेस इनकम पे कुछ और लगाऊंगा, नो, एक्सेप्ट द ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस का थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, कैरी फॉरवर्ड का आई वुड से कि कैरी फॉरवर्ड का और सेट ऑफ का, ये है मेन डिफरेंस। इज दैट अंडरस्टूड, इज दैट क्लियर? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो भी ट्रांजैक्शंस जो आप कर रहे हो, स्पेक्युलेटिव हो, नॉन स्पेक्युलेटिव हो, हेजिंग ट्रांजैक्शन, कमोडिटी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो, कमोडिटी डेरिवेटिव्स आ रहे हो, हेजिंग कर रहे हो, या फिर आप नॉर्मल इंट्राडे खेल रहे हो, या फिर आप नॉर्मल बिजनेस की इनकम कर रहे हो, सो एवरीथिंग जो पीजीपी का है वो टैक्स रेट कुछ नहीं है, आप नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स किए जाओगे, दैट इज नो, कोई डिफरेंस नहीं है वहां पे। लेकिन डिफरेंस कहाँ है फिर? डिफरेंस है सेट ऑफ में, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में डिफरेंस है भैया। अब डिफरेंस क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा। लास्ट चीज ये समझ लेते हैं फटाफट। तो भैया जी, अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है जो कि स्पेक्यूलेटिव से है, सो वो सेट ऑफ भी स्पेक्यूलेटिव से ही होगा, ऑफ और एडजस्टेड अगेंस्ट एनी प्रॉफिट ऑफ नॉन स्पेक्यूलेटिव, वो स्पेक्यूलेटिव स्पेक्यूलेटिव से ही होगा। सो अगर आपको कोई स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से लॉस आया है तो वो स्पेक्यूलेटिव से ही होगा, वो नॉन स्पेक्यूलेटिव जो आपकी नॉर्मल बिजनेस है उससे नहीं होगा। फर्दर सच लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 4 years इंस्टेड ऑफ 8 years। एंड जब ये कैरी फॉरवर्ड होंगे तो ये खाली 4 years के लिए होंगे। एंड नॉर्मल पीजीबीपी कब तक होता है? जो नॉर्मल पीजीबीपी की इनकम होती है वो आपकी 8 years तक होती है। नॉर्मल जो पीजीबीपी का जो लॉस होता है आपका, नॉर्मल पीजीबीपी के जो लॉस होते हैं वो आपके कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं? 8 years के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट द स्पेक्यूलेटिव वन, तो स्पेक्यूलेटिव भैया सट्टे की इनकम है। आपने इतनी मेहनत से तो नहीं करी, मतलब मेहनत ऐसे कि ये लगा है, बट एक तरीके से आपकी सट्टे की इनकम है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड विद दैट। बहुत अच्छी इनकम नहीं बनती स्पेक्युलेटिव इनकम। तो स्पेक्युलेटिव इनकम के लिए थोड़ा सा उन्होंने डाउनफॉल रखा है कि भाई कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ जो होगा वो खाली आप चाक करके लेके जाओगे, और जो आप जो लॉस है वो लॉस भी स्पेक्युलेटिव इनकम से ही होगा। आपस में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ होगा। आप नॉर्मल इनकम से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। सट्टे की इनकम अलग रहेगी और नॉर्मल बिजनेस इनकम वो अलग रहेगी, उसमें आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं खेल सकते। दैट्स द ओनली डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द लॉसेस। एंड इसकी डिटेल स्टडी चैप्टर नंबर 8 में करेंगे, तो यू हैव टू बी पेशेंट विद दैट। बट हाँ, मैंने नॉर्मल ओवरऑल जो आपको था मेन, ये थोड़ा समझा दिया है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपिटल गेन का भी यहाँ पे खाली ओवरव्यू है। डिटेल टैक्सेबिलिटी कैसे होगी ट्रांसफर के ऊपर, ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7 जो भी चलेंगे आपके, इसमें कहीं ना कहीं चीजें कवर होंगी कि एसटीसीजी किस रेट से टैक्सेबल होगा, एलटीसीजी किस रेट से टैक्सेबल होगा, एसटीसीजी एलटीसीजी में मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग किसकी क्या है, मैं कैसे कंप्यूट करूंगा, क्या रेट है रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए, एवरीथिंग विल बी कवरिंग इन डिटेल विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी सिक्योरिटी। बट यहाँ पे अब इतना समझ लो कि अगर आप कोई भी प्रॉफिट या गेन अर्न करते हो फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द कैपिटल एसेट, अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट सेल किया है, अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट सेल किया और आपको वहां से कोई भी इनकम, कोई भी प्रॉफिट या कोई भी गेन आपको इनकर होता है, सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन कब होता है ये आपको मेक श्योर रखना है कि जब भी ट्रांसफर होगा, जब भी ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने पे जैसे ही ट्रांसफर होगा आपको कैपिटल गेन लग जाएगा, आपको गेन होगा उस ट्रांसफर की डेट में, उस गेन को उस ईयर में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 47 हम बाद में आके पढ़ेंगे, तो सेक्शन 47 में कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो कि मैं बोलता हूँ कि वो ट्रांजैक्शन ट्रांसफर ही नहीं मानी जाती, वो ट्रांसफर ही नहीं मानी जाती, एंड उसकी वजह से कोई टैक्सेबल कैपिटल गेन नहीं होता है। सो देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन, गिफ्ट हो गई, बिल हो गई, फ्रॉम नॉर्मल कंपनी टू 100% सब्सिडी ट्रांसफर हो रहा है, या फिर फ्रॉम इक्विटी बॉन्ड कोई आपके पास था तो इक्विटी इक्विटी जो एक स्कीम थी इक्विटी वाली, वो दूसरी इक्विटी स्कीम में कन्वर्ट हो रही है, एक डेट वाली स्कीम जो म्यूचुअल फंड की थी वो डेट वाली स्कीम में ही कन्वर्ट हो रही है। देयर आर मल्टीपल ऑफ ट्रांजेक्शन जो हम बोलते हैं कि ये आपकी कैपिटल ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। और अगर ट्रांसफर ही नहीं माना जा रहा तो मैं बोलता हूँ ट्रांसफर पे तो कैपिटल गेन कंप्यूट होता है, और ट्रांसफर ही नहीं है, वो ट्रांसफर ही लेन देन नहीं माना जा रहा है, तो आई वुड से कि कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। तो इसलिए बोला कि दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द कैपिटल एसेट। और या तो या देखो दो चीजें हैं, या तो मैंने बोला कि ट्रांसफर ही नहीं माना जा रहा है, या तो ट्रांसफर सेक्शन 47 अगर आपका है तो सेक्शन 47 में कैपिटल गेन कब कब नहीं लगेगा। तो नंबर 1 इज या तो आपका वो सेक्शन 47 के अंदर मैंने ट्रांसफर ही रिगार्ड कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया कि ट्रांसफर ही नहीं है, या फिर वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। कैपिटल एसेट कौन कौन सी चीजें नहीं होती, मैंने कहा जो पर्सनल है मूवेबल आइटम्स होती है, एक्सेप्ट शेयर, सिक्योरिटी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो ये सारी चीजें अगर मैं हटा ये सारी चीजें अगर मैं हटा दूं जो पर्सनल आइटम्स की नेचर है, आपकी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, ये सारी की सारी या जो हमारी इनकम होती है, ये सारी की सारी कैपिटल एसेट नहीं माने और देयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द कैपिटल एसेट सच एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। सो जो खेती बाड़ी की जमीन होती है गांव में, वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती, उनके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आता। या फिर जो पर्सनल आपकी कार हो गया, आपके मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन इज लाइक 1.5 लाख आपने लिया है, बट आप कल उसको सेल करोगे, आपका कैपिटल एसेट नहीं है कि 1.5 लाख का तो कैपिटल एसेट मानो, नहीं, मूवेबल आइटम है, पर्सनल नेचर का, तो वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। या फिर वो एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 54 टू 54 GB। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट सपोज
एक हाउस प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट कर दी, ओके, एंड नाउ सामने से मुझे कैपिटल गेन से बचने के लिए, कैपिटल गेन में कोई अभी फायदा हुआ है, बट उस कैपिटल गेन में टैक्स से बचने के लिए सरकार ये बोलते हैं कि या तो आप कोई प्रॉपर्टी सामने से और परचेज कर लो, आपने हाउस प्रॉपर्टी बेची है, हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लो, -3 यानी कि -3 साल पहले +2 ईयर्स यानी 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर, एज द केस में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो -3 +2 +1 ऐसे कुछ होता है यहाँ पे। तो अगर आप उतने टाइम पीरियड के अंदर अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं ना, फॉर द टाइमिंग आप उसको कैपिटल डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में उस पैसे को डिपॉजिट करा देते हो, तो आपको कैपिटल गेन से बच सकते हो। तो ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे हुआ, पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कंसिडर की जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे कंसिडर की जाएगी। सो वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन डिटेल। ओके जी, नाउ तो अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर पे कैसे हम कंप्यूट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की, आपकी सेलिंग प्राइस है, जो आपको पैसा मिला है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी कंसिडर की जाएगी। उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर आपका इनकर हुआ है होली एंड एक्सक्लूसिवली उसी पर ट्रांजेक्शन के लिए जो हुआ है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी पड़ेगी, आपको कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी माइनस करनी पड़ेगी। उसके बाद कैपिटल गेन जो टैक्सेबल है 45(4) में, दिस इज बेसिकली मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स अ फर्म एंड एलएलपी के केस में होता है कि फर्म में अगर कोई भी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, एक पार्टनर जा रहा है रिटायर होकर, दूसरा पार्टनर इन हो रहा है, एडमिशन हो रहा है किसी पार्टनर का, तो उन चीजों में अगर कैपिटल एसेट कोई वो होती है, तो अगर कोई भी कैपिटल एसेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो अपने पार्टनर को, तो वहां पे जो कैपिटल गेन होता है वो आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। या कोई भी एग्जम्पशन आप ले रहे हो 54, 54D, 54G, 54GA में, तो वो आपको माइनस करके आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मिल जाएगा। सो दीज आर द ओनली ट्रांजेक्शन जो शॉर्ट टर्म में वर्क करती है। ओके, उसके बाद हम ये सब डिटेल में पढ़ने वाले, सो यू डोंट हैव टू बी वरी, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू यहाँ पे कि। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे होगा, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जैसे लेनी है वैसी ही लेनी है। उसके बाद कोई एक्सपेंडिचर आपका होली एंड एक्सक्लूसिवली अगर आपका इनकर हुआ है तो वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी माइनस होगी, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सेशन आपको करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन बोले तो कोई चीज आपने 10-15 साल पहले खरीदी थी प्रॉपर्टी, जो कि आई वुड से 5-6 लाख रुपए की थी, वो 5-6 लाख की प्रॉपर्टी आपने 2000 में खरीदी होगी, 2001-2 में खरीदी होगी, उसकी वैल्यू आज 5-6 लाख नहीं होगी, उसकी वैल्यू लैक्स एंड करोड्स में होगी। तो आप अगर उस प्रॉपर्टी को सेल करोगे तो यू विल बी हैविंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज 1 सीआर, राइट। एंड अब जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो तो 5 लाख माइनस करो, यानी कि आप 95 लाख कैपिटल गेन तो सबमिट नहीं करने वाले, कैपिटल गेन आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। तो यू विल बी सेइंग कि उस समय के 5 लाख रुपए आज के 5 लाख रुपए के बराबर नहीं है। सो यू हैव टू इंडेक्स, यानी कि उस लेवल की जो उस टाइम पे जो कॉस्ट इनकर हुई है उसको आज के लेवल पे आपको लेके आना पड़ेगा, उसको इंडेक्स करना पड़ेगा, यानी आज के लेवल पे लाके उसको बढ़ाना पड़ेगा उस चीज को। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो आपने कोई भी इंप्रूवमेंट किया, आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी, उसके बाद आपने 2-3 फ्लोर्स बिल्ड इन किए, आपने एक्सपेंडिचर किया है, आपने उसको बिल्डअप किया है, तो वो सब भी आपको एक्सपेंडिचर माइनस करने के लिए मिलेगा। 45(4) वाले ट्रांजेक्शन को माइनस करने का मिलेगा गेन। और कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी सेक्शन 54 टू 54 जीबी जितने भी सेक्शन है सारे के सारे लॉन्ग टर्म पे तो अवेलेबल होते ही हैं, वो माइनस करोगे आप एग्जम्पशन, तो जो बची हुई इनकम होगी वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, एंड दैट विल बी टैक्सेबल। जो भी रेट प्रिस्क्राइब्ड है, वेदर इट्स 20% और 10%, वो कंसिडर कर लेंगे। हाँ जी, नाउ द लास्ट है जो हमने किया, तो अब तक हमने सैलरी इनकम देख ली, सैलरी इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी देख लिया, पीजीबीपी देख लिया, कैपिटल गेन देख लिया, एंड नाउ वी विल बी लुकिंग इनटू दी कि आप अब जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैसे कंप्यूट करने वाले हैं। तो जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी इनकम जो आपके टोटल इनकम में कहीं भी इंक्लूड नहीं हुई है, वो पीजीबीपी में नहीं आई, सैलरी में नहीं आई, कैपिटल गेन में नहीं आई, आपके हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आई, तो शायद भी टैक्सेबल अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर वो किसी भी फोर हेड्स में नहीं आ रही है। इसलिए इसका नाम अदर सोर्सेज डाल दिया कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा अदर अदर वाले सारे जितने भी हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी, और उसके बाद डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, डिविडेंड इनकम हो गई, आप कभी-कभी अर्न करते हो, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो गई, ऑनलाइन गेम्स हो गए, सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट मिलता है, आपको कोई बिजनेस तो है नहीं जो मैं पीजीपी में इंक्लूड करूंगा, रेंटल इनकम आप कभी-कभी अर्न करते हो, यू आर नॉट द वन जो रोज रेंटल कर रहा है, कंपोजिट आपको रेंटल मिल रहा है फ्रॉम लेट आउट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग, एक साथ आपने दिया था कि मैं इंश्योरेंस क्लोजली डीम्ड इनकम अगर आपको मिल रही है क्लोजली हेल्ड कंपनी से, कोई भी कॉम्पनसेशन मिल गया, एडवांस मनी आपने फोरफीट कर ली, गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, मनी एनिमल प्रॉपर्टी आपको मिल रही है लेस देन द कंसिडरेशन, जो आपको एक काइंड ऑफ गिफ्ट मिला है एज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिल गई, जो प्रॉपर्टी थी वो एक्चुअली में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी 20 लाख थी, आपको कम में मिल गई, तो जो डिफरेंस होगा वो हम बोलते हैं कि भैया आपकी इनकम मानी जाएगी। तो ये सारी कुछ ट्रांजेक्शन है जो हम मानते हैं, और इसके सामने हम एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं टू द एक्सटेंट जितने अलाउेबल होते हैं, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इनकम। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड के अंदर यहाँ पे डिडक्शन आती है, जो कि बोलती है कि आपको अप टू 20% ऑफ द, अगर आपने कोई भी लोन लिया है, अगर आपने क्या लिया, अगर आपने लोन लिया हुआ है बेसिकली उस इंटरेस्ट को डिविडेंड को अर्न करने के लिए, तो उस डिविडेंड के सामने मैं 20% मैक्सिमम आपको डिडक्शन दे पाऊंगा। तो वो हम सब चीजें देखने वाले हैं आगे।
ठीक है जी। तो ये था हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपको इनकम मिल जाएगी, दैट इज फ्रॉम द IFOS। सो दीज आर द 5 हेड्स ऑफ इनकम जो हमने यहाँ पे कवर की। नाउ अब हम देखते हैं कि नो द डिडक्शंस, डिडक्शंस हमें कैसे मिलने वाली हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया नॉर्मल सी बात है कि हम सर्टेन डिडक्शंस जो है हमारी में कंसीडर की जाएंगी। सर्टेन डिडक्शंस हम कैसे अलाउ करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम से। तो इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम जो है, अगर आप टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे हो तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि जो डिडक्शंस हैं, जो सर्टेन डिडक्शंस हैं, वो आपके हमेशा किससे अलाउ होती है, जीटीआई से इनकम माइनस होती है। जीटीआई से हम माइनस करते हैं डिडक्शंस एंड देन यू विल बी गेटिंग द टोटल इनकम। और जब हम हेड्स में देख रहे होते हैं, जब हेड्स की इनकम निकाल रहे होते हैं तो एग्जम्पशन वहां पे माइनस होते हैं। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर द टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज एग्जम्पशन, वन इज अ डिडक्शन। डिडक्शन जो होती है वो ग्रॉस टोटल इनकम, हम सारे पहले हेड्स की इनकम निकालते हैं, टोटल इनकम निकालते हैं, टोटल जो ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है उसमें से डिडक्शन माइनस करके टोटल इनकम आप टैक्स कर देते हैं। एग्जामिशन इसकी आपकी इनकम ही नहीं मानी जा रही, वो एग्जाम्प्ट की गई आपकी इनकम। तो जो भी आप रेस्पेक्टिव हेड की इनकम निकाल रहे होते हैं उसी देन एंड देयर इन ओनली वहीं पे माइनस कर देते हैं चीजों को, जो भी इनकम आपकी नहीं मानी जाएगी, एंड देन यू विल बी गेटिंग द नेट इनकम जो भी आपको हेड में आने वाली है। तो डिडक्शन जो भी प्रिस्क्राइब है चैप्टर 6A के अंदर डिसाइडेड है हमारी। फॉर एग्जांपल जैसे एटीसी हो गया, आपका पीएफ का हो गया, अगर आप हाउसिंग लोन की पेमेंट कर रहे हैं तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है आपके हाउसिंग लोन का वो यहाँ पे माइनस हो जाता है। आपकी जो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती है, पीपीएफ का होता है, आपके हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपने एजुकेशन लोन रखा है उसका इंटरेस्ट हो गया, आपकी इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट का हो गया, आपने व्हीकल लोन लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, तो उसका इंटरेस्ट हो गया। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिडक्शन। एनपीएस में आप पैसा डिपॉजिट को 50,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिडक्शन जो आपको मिलती है ग्रॉस टोटल इनकम से, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट और करते हैं तो। और उसको हम बोलते हैं कि ये हमारी कहाँ पे मेंशन होगी, चैप्टर 6 के अंदर मेंशन है, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे, जो कि आपके एनेक्जर नंबर एफ में गिवन है। तो हमारा भी एक तरीके से दो एनेक्जर्स पेंडिंग है, दैट इज एनेक्जर नंबर ई एंड एनेक्जर नंबर एफ, जो कि मैं इस चैप्टर की जो इस पर्टिकुलर रीडिंग के एंड में देखूंगा। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप कॉन्सेप्ट एक बार सारे क्लियर कर लो, एंड उसके बाद हम जब उन चीजों को देखेंगे तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग मोर एंड मोर, वहाँ पे अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज अभी तो खिचड़ी बच जाएगी बिल्कुल। उसके बाद हम आगे बात करते हैं डिडक्शन जो अवेलेबल होंगी एसएससी को, वो कैसे डिडक्ट की जाएंगी। तो ये सबसे पहले सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईओएस की आपने टोटल इनकम निकाली, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से अगर आपको कुछ सेट ऑफ करना है करंट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, जो अपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज थे पिछले साल के जो कुछ थे, या इस साल के जो सेट ऑफ करके जो नेट इनकम बचेगी उसमें से आपको डिडक्शन माइनस करके आपकी टोटल इनकम हो जाएगी, जिस पर आपको टैक्स पे करना है। इस पर आपको टैक्स पेएबल है, इस वाली इनकम पे आपको टैक्स पेएबल होगा। उसके बाद एग्जम्पशंस क्या होती है, एनी इनकम व्हिच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। लाइक मेंशन कि एग्जम्पशन जो होती है वो देन एंड देयर ऑन, जो हेड्स निकाल रहे होते हो आप, वो वहां के वहीं एग्जाम हो जाती है, वो इनकम का पार्ट ही नहीं बनती है। सो देयर आर सर्टेन डिडक्शन जो एनेक्शन नंबर जी में आपकी मेंशन है, यू कैन गो थ्रू इट, हम बाद में करने वाले हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिबेट्स। रिबेट क्या होता है, रिबेट ऐसा होता है कि आपकी इनकम इतनी नहीं है, आप स्लैब में आ गए, ढाई जो नेक्स्ट जो बेसिकली फर्स्ट स्लैब होता है, फॉर एग्जांपल जो हम, अगर आप, अच्छा नॉर्मल मैं बताता हूँ आपको, आपको समझ आएगा। तो नॉर्मल ओल्ड रिजीम होती है हमारे जो अभी रन कर रही है, कुछ होते हैं न्यू रिजीम जो अभी से बोलते हैं सिंप्लीफाइड टैक्सेशन रिजीम जो भी हमारे पास है। तो जो ओल्ड रिजीम है उसके अंदर स्लैब क्या आता है, 2.5 लाख से अप टू 2.5 लाख 2.5 लाख ऑफ इनकम, यानी 0 to 2.5 लाख ऑफ इनकम टैक्स पे नहीं करना। 2.5 से 5 पे आपको 5% पे करना है, 5 से 10 लाख तक की इनकम पे आपको 20% पे करना है, एंड 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे 30% पे करना है। दिस इज द ओल्ड रिजीम। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू रिजीम, तो 0 to 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, 3 से 6 लाख पे 5%, 6 लाख से 9 लाख पे 10%, 9 लाख से 12 लाख पे 15%, 12 लाख से 15 लाख पे 20%, एंड उसके ऊपर आपको सीधा 30% पे करना है। लेकिन भैया यहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा बेनिफिट दिया है। थोड़ा-सा बेनिफिट ये दिया है कि अगर आप ओल्ड रिजीम में काम कर रहे हैं, अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं, बेसिकली इफ यू आर जस्ट ऑप्टिंग द ओल्ड रिजीम, एंड ओल्ड रिजीम अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको 5 लाख तक की इनकम जो है आपको अगर इससे एक्सीड नहीं कर रही है तो आपको 12,500 तक की रिबेट मिल जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें तो देखा जाए तो 2.5 लाख से लेके अगर 5 लाख तक की इनकम आपको बीच में रह रही है, तो यहाँ पे जो इनकम है वो कितनी हुई इफेक्टिवली 2.5 लाख की। अगर माइनस करता हूँ इन दोनों को, 5 लाख माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख की नेट इनकम है। ये वैसे भी टैक्सेबल थी 5% पे, तो निकलता है टैक्स कितना है 12,500। तो ये पूरा का पूरा टैक्स है माफ कर दिया जाएगा। तो यानी कि अगर 4 लाख तक की इनकम है तो 4 लाख 2.5 लाख दैट इज 1.5 लाख, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5% दैट इज 70,000 7,500, 7,500 आपके पूरे के पूरे टैक्स के माइनस हो जाएंगे, उसे बोलते हैं टैक्स रिबेट। तो मैक्सिमम 12,500 है, या फिर जो आपका टैक्स निकला है वो अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हो और आपकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख रुपीज तक की है, तो भी आपको 12-25,000 तक की रिबेट मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 7 लाख रुपए से, द टैक्स रिबेट शैल स्टिल बी अलाउड विद अ मार्जिनल रिलीफ। और आपकी थोड़ी सी इनकम एक्सीड करती है थोड़ी बहुत 7 लाख रुपए से, तो आपको मार्जिनल रिलीफ के साथ भी टैक्स रिबेट आपको मिल सकती है। हाउएवर हम बात करते हैं जो रिबेट का बेनिफिट है वो 87A में अवेलेबल नहीं होगा टैक्स पेबल में से, अगर आपको सेक्शन 112A इन रेस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स एंड द यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट,
ये मैं अभी बता देता हूँ आपको ओवरव्यू, बट डिटेल में वापस से करेंगे। तो जो भी आपके देखो 3 एसेट्स होते हैं हमारे पास, इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती हैं, एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट फॉर एग्जांपल रीट हो गया, इनविट हो गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए। ओके, सो इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड वाले ये हम देख चुके हैं, और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट फॉर एग्जांपल रीट, इनविट, इनका अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो टैक्सेबल होता है सेक्शन 112A एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई आपको। तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल होगा वो होगा, वो भी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड एलटीसीजी, कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 112A। तो उन्होंने ये बोला कि अगर बाय चांस आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो भी इनकम आ रही है दैट इज जस्ट ऑन एन अकाउंट ऑफ एलटीसीजी इनकम है वो बेसिकली, तो उन्होंने बोला रुक जाओ, अब 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, आपने गेन किया है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में खेलो, बड़े आदमी हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, फिर हम रिबेट नहीं देंगे। तो इस इनकम के सामने आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस इनकम के सामने आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपकी जो टैक्स टैक्स ऑन इनकम निकाला जाएगा नॉर्मल रेट वाली इनकम पे, और एक होती है स्पेशल रेट इनकम जिसका रेट हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। एक ये नॉर्मल रेट यानी कि स्लैब रेट हम बोलते हैं इसको। तो जो भी आप जिस स्लैब में फॉल कर रहे हो उसी के हिसाब से आपका रेट कंप्यूट किया जाएगा। तो जो भी आपकी टैक्स ऑन इनकम जो भी स्लैब रेट पे आ रही है वो इनकम आ जाएगी, और स्पेशल रेट वाली फॉर एग्जांपल एलटीसीजी हमने बोला कि 10% पे है, एसटीसीजी हमने बोला लेट्स सपोज 15% पे है, डिविडेंड मैंने बोल दिया बाय चांस नॉन रेजिडेंट के लिए 10% या 20% एज अ केस में भी उस हमने डिफाइन करते हैं। तो स्पेशल रेट वाली इनकम अलग से हम शो करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा टैक्स, हम टोटल टैक्स निकाल लेंगे, उसमें से रिबेट हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास टैक्स आ जाएगा आफ्टर रिबेट। अब इस टैक्स आफ्टर रिबेट को सरचार्ज पे करना पड़ेगा, जो कि डिपेंड करता है कि आपकी इनकम किस रेंज में है। वैसे अगर देखा जाए इंडिविजुअल के केस में आपको 50 लाख तक की इनकम पे कोई सरचार्ज नहीं लगता है, उसके ऊपर लगता है सरचार्ज, एंड उसके बाद जो टैक्स आफ्टर सरचार्ज होगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो टैक्स प्लस सरचार्ज जो ऑन टैक्स निकला है, तो सरचार्ज किसके ऊपर निकलता है, टैक्स के ऊपर निकलता है। तो जो जो सरचार्ज निकले टैक्स के ऊपर प्लस टैक्स अमाउंट, इसके ऊपर हमारे पास 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जाएगा, तो टोटल टैक्स आपके पास लायबिलिटी आ जाएगी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो नॉर्मल रेट की इनकम है वो, उसके बाद स्पेशल रेट की इनकम वो, टोटल इनकम आ जाएगी, उसके ऊपर जो टैक्सेस निकले वो आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे रेट हमारे पास टैक्सेस आ गए, टैक्सेस के बाद जो भी रिबेट मिलनी है, अगर रिबेट मिलनी है तो माइनस कर दो, नहीं मिलनी तो रिबेट में से कुछ नहीं करना, आपको सरचार्ज उसके अंदर ऐड करना है अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर की है, इन केस ऑफ द रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के केस में हम बात कर रहे हैं। तो सरचार्ज का रेट क्या, अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेके 50 लाख से लेके 1 CR के बीच में, तो 10% का सरचार्ज ये हम देखने वाले हैं। अभी नेक्स्ट ईयर जब ई पढ़ेंगे ना वापस से EFG आपको सब वहाँ पे कवर करेंगे। तो जो भी सरचार्ज का रेट है, जो भी स्पेसिफाइड है एज पर द स्लैब रेट, वो आपको ऐड करना है। तो जो अमाउंट निकलेगी आफ्टर एडिंग द टैक्स एंड द सरचार्ज, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। तो सरचार्ज किसके ऊपर लगता है, इनकम के ऊपर नहीं लगता, सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर, और हेल्थ एंड एजुकेशन लगता है टैक्स एंड सरचार्ज के अमाउंट के ऊपर। सरचार्ज अगर है तो ऐड करना है, सरचार्ज नहीं है तो सीधा टैक्स के अमाउंट के ऊपर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकल जाएगा। चलिए जी, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज नो या ग्रॉस टोटल इनकम। हमें ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पे AMT के प्रोविजन हैं, मैट के प्रोविजन हैं, जो कि एक साथ नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप ढंग से रिवाइज करना, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।